गुजरे हुए लम्हों को जब याद करोगे तो पाओगे मुझे, मुखातिब हुए पलों को जब जान पाओगे तो पाओगे मुझे। अभी हूँ करीब, अभी हूँ करीब, सफ़र बहुत लंबा करना है, जब दूर चला जाऊँगा तो अपनी तन्हाई में पाओगे मुझे। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और इस शेर को सच कर दिखाया है हमारे कस्बे के रहने वाले साद बिलग्रामी ने, जो कि न सिर्फ एक छोटे से कस्बे से निकल करके मुंबई पहुंचे और वहां पर बॉलीवुड में उन्होंने एक आला मकाम भी बना लिया है। बहुत कम वक्त में इतनी लंबी तरक्कियां हासिल करने वाले साद बिलग्रामी से आज हम करेंगे एक खास बातचीत। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं द नेशन स्टोरी। मैं हूं अफजल। साद, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है द नेशन स्टोरी में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अफजल भाई, और आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस काबिल समझ रहे हैं कि आप मेरा इंटरव्यू करें। आप ने कहा कि मकाम हासिल कर लिया है, तो आपका ये मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरी खैराबाद जनता का, सीतापुर जनता का, परिवार का, मम्मी अब्बू का, मेरी बहन सारा, मेरा भाई समद, मेरे दोस्त उनका, कि उनकी इतनी दुआएं हैं कि मुझे अभी मौके मिल रहे हैं। लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि लाइक वेरी ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ सच अ बिग फिल्म। धड़क अपने आप में एक बड़ी फ्रेंचाइजी है, और धड़क 2 जैसी करण जौहर की प्रोड्यूस की हुई फिल्म जिसमें मेन विलन का किरदार मैं मुझे करने का मौका मिला, बहुत बड़ी बात है, वेरी फॉर्चुनेट। मुझे अभी भी लगता है कि मैंने सीढ़ी पे कदम रखा है। ये यकीनन आपका बड़प्पन है कि आप अभी भी अपने आप को एक बिगिनर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन जब कोमल नाहटा जैसा एक इंडिया के सबसे बेस्ट क्रिटिक अगर मैं कहूँ उनमें से एक हैं, करते हुए कहा कि वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस, तो इस काइंड के जो वर्ड हैं, मतलब इंडिया के सबसे बड़े क्रिटिक्स में से एक हैं कोमल नाहटा, अगर आपके लिए यूज करते हैं तो आपको क्या फील होता है उस? जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता था कि वो बात करेंगे या वो नोटिस करेंगे। लेकिन जब मुझे मेरे एक दोस्त ने भेजा कि मिस्टर कोमल नाटा इज़ टॉकिंग अबाउट यू, एंड उन्होंने बोला कि साद बिगामी परफॉर्म्ड वेरी गुड जॉब एंड ही लुक्स वेरी हैंडसम, और ये तो बड़ा बड़ा अच्छा लगा। और अच्छी बात ये कि मैंने उनको फ़ोन किया, मुझे उनका नंबर मिला, आई स्पोक टू हिम, और मैंने उनको बोला सर मैं रॉनी बोल रहा हूँ, धड़क 2 का विलेन। तो उन्होंने बोला अरे वाह क्या बात है, कैसे हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा बहुत शुक्रिया सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे हैंडसम बोला। उन्होंने वो हंसे और उन्होंने बोला कि विल कैच अप सून, बताना। मैंने कहा जरूर जरूर सर, मिलते हैं। तो ये बड़ा सुंदर और खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। साद, आरवी सीजे से लेकर के धड़क 2 के सफर को जी। अगर आप अपने लफ्जों में बयां करना चाहें तो किस तरह से कहेंगे? ये एक बहुत खूबसूरत, पहाड़ों में जब चलते हैं ना ट्रेन से आप, तो ये वो ट्रेन से, लोकल ट्रेन से चलने वाली एक जर्नी है जो धीरे धीरे आराम आराम से चल रही है, और पहाड़, वादियाँ, वाटरफॉल्स आप देखते हुए चल रहे हैं। तो मेरे लिए, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, वाटरफॉल बहुत पसंद, नेचर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए वैसी रही। मुझे पर्सनली ऐसा कुछ संघर्ष, वो उस तरीके की चीज़ें नहीं हुई। संघर्ष दूसरी चीज़ों में होता है कि क्या नहीं करना है पता होना चाहिए, क्या करना है ये, वो कैसे मिलेगा, वो उसकी चीज़ें रहनी चाहिए, लेकिन वो भी अपने हाथ में नहीं होता। वो आप बस परिश्रम करते रहें, चीज़ें करते रहें, चीज़ें होती जाती है, तो वो परिश्रम में भी बड़ा मज़ा आता है। तो आरवीसीजे, मतलब वैसे व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर विद आरवीसीजे, सो आई वाज अ सेलिब्रिटी इंटरव्यूअर इनिशियली, आई इंटरव्यूड सो मेनी एक्टर्स। मैंने लगभग लगभग 100-200 एक्टर्स के इंटरव्यू किए हैं। उसके बाद मैंने वीडियोस में छोटे छोटे पार्ट प्ले करना शुरू किया। फिर मुझे लगा मेरे जो बड़े अब्बा हैं फरीद बिलग्रामी साहब, मास्टर साहब, फरीद बिलग्रामी साहब हर चीज़ शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, और बहुत ही क्रिएटिवली बहुत ही चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, बहुत कमाल राइटर हैं, तो वेरी लाइक प्राउड ऑफ हिम। उन्होंने मुझे एक बात कही कि तुम तो यार बहुत अच्छा लग रहा है खैराबाद में, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट यू, कि तुम अनिल कपूर साहब का इंटरव्यू कर रहे हो, कार्तिक आर्यन का इंटरव्यू कर रहे हो, आयुष्मान खुराना सर का इंटरव्यू कर रहे हो। उन्होंने बोला लेकिन तुम ये करने नहीं गए थे, तुम तो मेन स्ट्रीम फिल्मों में काम करने गए थे, वो कब होगा? तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी हुक करी, और मुझे लगा कि अब क्या करना चाहिए। तो मेरा दिमाग थोड़ा काम किया। एक्टर्स मिलते थे 2 घंटे के लिए, उनके साथ आप जल्दी जल्दी इंटरव्यूज कर लें। तो मैंने कुछ कुछ लिखना शुरू किया कि एक्टर आ रहा है, इसके साथ लिख लेता हूँ, एक्टिंग कर लूंगा, उसकी फिल्म का प्रमोशन भी हो जाएगा और मेरी एक्टिंग स्किल भी हो जाएगी। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट विद एक्टर्स लाइक मिस्टर मनोज वाजपेयी, मिस्टर जॉन इब्राहिम, मिस्टर अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला सर, प्रकाश झा सर, आयुष्मान खुराना सर, कार्तिक आर्यन सर, इनके सबके साथ स्क्रीन शेयर किया है एज एन एक्टर शुरुआत में ही। बहुत खुशकिस्मती रही है, बहुत दुआएं रही हैं, बहुत आशीर्वाद रहे हैं सबके। तो ऐसे ये चीज़ें शुरू हुई और अभी चल रहा है धीरे धीरे। साद एक एक्टर के अलावा, जैसा कि हम सब जानते हैं, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि साद न सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर हैं, बल्कि साद एक अच्छे राइटर भी हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप टीवीएफ के लिए काफ़ी वक्त तक लिखते भी रहे हैं।
और आपकी नज़में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही। तो ये खैराबाद या बिलग्राम से जुड़ाव है या आपका खुद का शौक है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, पहली चीज़ तो आप जो इंटरव्यू कर रहे हैं मेरा पहला इंटरव्यू और बहुत स्पेशल हुआ ये। स्पेशल इसलिए हुआ क्योंकि मेरे घर में हो रहा है। ये बाहरी कमरे में हो रहा है जहाँ बचपन गुज़रा है, और ये जहाँ पे कैमरा आपका रखा है यहाँ पे मैं पेन कॉपी लेके बैठा रहता था 4-4 घंटे। क्योंकि मैं इतना शैतान था, पूरा खैराबाद जानता है, पूरा बिलग्राम जानता है, इतनी डाँट पड़ती थी मुझे, तो लोगों को लगता था कुछ तो कर रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा। बट मेरा क्रिएटिवली दिमाग चलता था और मुझे नहीं पता भाई, लाइक मैं वो हो सकता है ये अब्बा से आया हो, पिता मेरे अब्बू से आया हो, मुन्ना बिलग्रामी साहब से आया हो, या मेरे दादा परदादा से है, मुझे नहीं पता। सो आई स्टार्टेड राइटिंग, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट। और मुझे फेम और मनी 2 चीज़ें का बिल्कुल भी अ लालच नहीं था और आज भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे बहुत करोड़ों अरबों रुपए कमाने हैं, जिससे मुझे अपने माँ-बाप को पूरा दुनिया घुमानी है, उनके लिए घर लेना है, वो सब कुछ है। अपनी चीज़ें भी करनी है, बट मेरे लिए जो कंटेंट है, जो कहानी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी कहानी, मेरा प्रोड्यूसर, मेरे डायरेक्टर्स, ये लोग अच्छे मेरे लिए वो होने चाहिए, तो मज़ेदार है। अभी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं चूज़ करूँ, बट कभी इस काबिल बना, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बेहतर कंटेंट, चाहे वो छोटे बजट की फ़िल्म हो, चाहे वो बड़े बजट की हो, तो वो उस तरीके से करूँ। और जैसा आपका सवाल था, तो जब मैं लिखने की जो बात थी, तो टीवीएफ की तो मेहरबानी रही है। टीवीएफ ने मुझे ऐसा रखा, वो अपने पास छोटे-छोटे वीडियोज़ करते रहे, मेरी सैलरी आती रही। उनके साथ वीडियोज़ मैंने बहुत सारे लिखे हैं जो यूट्यूब पे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम कोई शो फ़िल्म नहीं लिखा है, हालाँकि मैंने डेवलप किए हुए हैं कुछ-कुछ, अब वो नसीब है कब बनते हैं। बाकी नज़्म जो आप कह रहे थे, वो पता नहीं मैंने एक छोटी-सी लिखी थी, उसकी 2 लाइन ऐसे हैं, वो एडिट पे आप जोड़ के लगा दीजिएगा कहीं पे, कि गुज़रे हुए लम्हों को जब याद करोगे तो पाओगे मुझे। मुखातिब हुए पलों को जब जान पाओगे तो पाओगे मुझे। अभी हूँ करीब, सफ़र बहुत लंबा करना है। जब दूर चला जाऊँगा तो अपनी तन्हाई में पाओगे मुझे। दिल जब भी टूटेगा, अंधेरा जब भी होगा, उस अंधेरे में रोशनी बनकर पाओगे तुम मुझे। गुज़रे हुए लम्हों को जब याद करोगे तो पाओगे मुझे। इस तरीके से कुछ था, बचपने में लिखा हुआ था, तो वो हर जगह मैं यही छाप देता हूँ जब कोई मिलता है किसी उसके बाद लिख नहीं पाया कुछ। थोड़ा-थोड़ा लिखा, छोटी-छोटी लाइन्स। जैसे मैं एक दिन ऐसे ही लिखा था कि शहर की भीड़ में इस कदर खो गया कि हमको हमसे मिले अरसा हो गया। तो ये 1-2 लाइनर, 1 लाइनर, 2 लाइनर्स लिख देते हैं, बट मेजरली फ़ोकस फ़िल्मों पे है, एक्टिंग पे है। आप जिस तरह से बिलग्राम को अपने अजदाद की वजह से साथ में लेके चलते हैं और खैराबाद चूँकि आपकी पैदाइश यहाँ हुई, जी। तो आपको नहीं लगता कि ये खैराबाद का कोई असर है आपकी नज़मों पे, आपकी शायरी पे, आप जिस तरह से सोच रहे हैं करने के लिए? ये कर्म, वो वही वाली बात है, कर्म खुदाया है। ये तो रहस्य है बहुत बड़ा कि कहाँ का असर है, कहाँ का नहीं, ये समझ नहीं आएगा। लेकिन मेरे खून में और मेरी सेंसिबिलिटी में खैराबाद हमेशा है और रहेगा ज़िंदगी भर। मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी बड़े से बड़े पत्रकार, बड़े से बड़े इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, आई ऑलवेज़ मेंशन खैराबाद। अगर अगर ऐसा नहीं है कि धड़क 2 आ गई है तो, उल्टा लोगों की पिक्चरें आ जाती हैं तो वो बोलने लगते हैं कि मैं लखनऊ से आया हूँ टाइप्स। मैं लखनऊ आया हूँ, सो लखनऊ आया। मैं जब मुंबई नया गया तब से मैं खैराबाद, लखनऊ के पास एक जगह है सीतापुर, सीतापुर के पास एक जगह है खैराबाद, यही मेरा है। चाहे मुझसे कोई बड़ा स्टार पूछे, चाहे मुझसे विद्युत जामवाल भाई पूछें, या मुझसे रवि दुबे जी पूछें, या मुझसे और कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर पूछे, या मुझसे शाहरुख सर पूछें, तो मैं खैराबाद, सीतापुर, लखनऊ इस तरीके से लेके चलता हूँ। और नाम में चूँकि बिलग्राम ही लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली लोग पूछते हैं बिलग्राम, तो मैं बिलग्राम के जो मेरे किस्से हैं, जो मैं 5th क्लास से यहाँ से चला गया था बिलग्राम, 6ठी कक्षा से बिलग्राम में पढ़ा हूँ, लखनऊ पब्लिक स्कूल। तो जो वहाँ की जर्नी है, वहाँ की शरारतें हैं, वहाँ जो कंटेंट क्रिएट किया है, गैंग्स ऑफ बिलग्राम बनाई है, वो सब बातें वहाँ की, बहुत किस्से हैं, बहुत बहुत डिफरेंट कल्चर है। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो गया एज़ एन एक्टर कि मैंने यहाँ भी कुछ चीज़ें सीखी, वहाँ भी कुछ चीज़ें सीखी, हरदोई में कुछ चीज़ें सीखी, लखनऊ में कुछ चीज़ें सीखी। तो ये बड़ा सुंदर हो गया है। अभी तकरीबन 1 साल पहले आपका एक इंटरव्यू बॉलीवुड क्रॉनिकल्स में आया था और जिसमें आपने एक बात कही थी कि किताबों से आपको बहुत लगाव है और आप पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। तो किस तरह की किताबें आपको पढ़ना पसंद है? देखिए, ये एक्चुअली मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आम तौर पर जो सवालात आपसे किए जा रहे हैं, वो कस्बा खैराबाद की जो अदबी तारीख रही है, कहीं न कहीं वो आप में झलक भी रही है और हम सब चाहते हैं कि आप कस्बे की जिस तरह से नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसको ऐसे ही करते रहें। तो किताबें जो आपने बॉलीवुड क्रॉनिकल्स में कहा कि किताबें पढ़ने का शौक रहा है, तो किस तरह की किताबें आपको पसंद हैं? देखिए, पहली चीज़ तो मेरा बड़ा स्पेसिफ़िक है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत पढ़ाकू टाइप हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। एयरपोर्ट पे जब कभी गुज़रता हूँ, अच्छी किताबें दिखती हैं, जैसे मुझे अभी आजकल बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं जेडू कृष्णमूर्ति। पढ़ा है आपने जेडू कृष्णमूर्ति? वो कमाल हैं, फ़िलॉसफ़ी है उनकी, और वो किसी के गुरु नहीं हैं। वो अगर आप उनको पढ़ते हैं, तो वो आपको ब्रेन कैसे वर्क करता है, आपका, जैसे मैंने छोटी-सी अभी कोई टिप्पणी दे दी किसी को, आपके अंदर जो जेलसी है, जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं, किसी ने कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, आपको क्यों अफ़ेक्ट कर रहा है,
समझ रहे हैं? मुंबई में बैठा हुआ कोई इंसान जो वैल्यू नहीं करता है, जिसको आप नहीं जानते हैं, वो आपके बारे में कुछ भी कह रहा हो, वो क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन अगर आपने मेरा इंटरव्यू किया है, फिर मैं आता हूँ, फिर आप करते हैं, हमारा एक रिश्ता है। एंड इफ आई गो समवेयर आई एम टॉकिंग अबाउट यू कि अरे वो नहीं बढ़िया था, तो आपको हिट करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई आपसे आगे निकल रहा है, कोई आपसे ज़्यादा सुंदर है, कोई आपसे ज़्यादा लंबा है, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। उसमें तो हमारा हाथ नहीं है कि अगर मेरी हाइट इतनी है, मेरी लंबाई इतनी है, मेरी नाक ऐसी है, मेरा तो कोई उसमें वो नहीं है। तो कई लोग जो खूबसूरत पैदा हो जाते हैं, उन्हें इस बात का बचपन से अहंकार होता है कि मैं बड़ा माहौल माहौल है मेरे साथ, चल रहा हूँ मैं। और लोग आस-पास के, तुम हीरो बन सके तो यार लंबे चौड़े हो। हीरो बनना होता लंबे चौड़े तो बहुत आए, बहुत चले गए। सलमान भाई, शाहरुख भाई, ये सब लोग बहुत छोटे और मासूम से दिखने वाले हैं। ऑरा इनका बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी इनकी बहुत अच्छी है, अंदर से बहुत साफ है। अजय देवगन सर अंदर से बहुत साफ है, बहुत जेन्युइन है। लोगों को लगता होगा, अगर मुझे लोग बोल रहे हैं कि 2-3 लोग कुछ चीज़ें कल हुई जिन जो लोग कहेंगे यार तुम बहुत हम्बल हो अभी भी। अभी भी, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है यार। अभी 10 फ़िल्में कर लूँ, अच्छे करोड़ों रुपए कमा लूँ, चीज़ें अच्छी ज़िंदगी में अच्छी-अच्छी चीज़ें हो जाएँ, तब पता चलेगा ना मैं कितने पानी में हूँ। तब मेरी असलियत पता चलेगी, मुझे खुद को नहीं पता है ना वो चीज़। बस ईश्वर करे ऐसे ही रहे, ऊपर वाला करे ऐसे ही रहे। तो मैं कह रहा हूँ कि जेडो कृष्णमूर्ति की जो चीज़ें हैं वो इन्हीं सब से आपको समझाती हैं। वो किसी धर्म, जाति, अपर लोअर कास्ट उससे कोई ले वो आपको बताती है कि आपको इनसिक्योर नहीं होना है, आपको किसी से नहीं जलना है, आपको सुखी रहना है, आपको दूसरों की मदद करनी है, ज़िंदगी में खुश रहना है। और कहीं वो ताकत है जो इस ब्रह्मांड चला रही है, उसे शुक्रिया अदा करिए क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप चल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़िंदगी में एक भी पार्ट आपका ना हो ना, आँख, हाथ, तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। अभी नहीं है, जिनके जिनके हाथ टूटे होंगे, फ्रैक्चर हुआ होगा, उनको 1 महीने में समझ में आ गया होगा कि एक हाथ नहीं काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ है। तो बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। तो मैंने इस तरह ही पढ़ता हूँ। मेरी पहली किताब थी करण जौहर साहब की, मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी हुई थी, एन अनसूटेबल बॉय। मेरी इंस्टाग्राम पे फोटो भी है 2019 का। तो मैं पढ़ता रहता हूँ कुछ 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 कुछ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं हूँ। पढ़ना चाहिए, पढ़ना बहुत अच्छी बात है। बॉलीवुड में एंट्री के बाद से अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर गुल्लक का लकी हो जी। या पंचायत के सचिव साहब के ब्रदर हों और ये धड़क 2 में जो आप रॉनी यानी कि रौनक बन के आए हैं, इन तीनों किरदारों के बारे में अगर आपसे हम बात करें तो कौन सा ज़्यादा अब तक आपके करीब रहा है? किरदार मतलब अब मैंने ये सोचा नहीं था कि धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में इतनी जल्दी भी मौका मिलेगा। तो मुझे गुल्लक, मैं बहुत फॉर्च्यूनेट हूँ उस मामले में। मेरी कोई चॉइसेस नहीं है, मैं अगर बोलूँ मेरी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग है, नहीं है। मेरा पूरा गणित ग्रेटफुल टू गॉड है। मेरा सारा श्रेय जो है ऊपर वाले को जाता है और मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ। इसमें जो भी इनसिक्योर हैं, जल रहे हैं, उनको कुछ कर नहीं सकते उसमें वो, क्योंकि क्योंकि ये तो दुआएँ हैं। मेरा भी कुछ नहीं है। अगर जो लग रहा है आपको कि मैंने कुछ कर दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है और मैं ये विनम्र और हम्बल नहीं बन रहा हूँ, मेरा बिलीफ सिस्टम है। अब इस बिलीफ सिस्टम को अगर आपको बोलना है कि ये विनम्र है, तो फिर आप बोल सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दुआएँ हैं। मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि मैं इतना ग्रेट टैलेंट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ऑन वे। मैं होऊँगा थोड़ा बढ़िया, स्क्रीन पे कर लेता हूँ, डायरेक्टर निकाल लेता है, क्योंकि मैं खुद सरप्राइज़ था कुछ सीन में फ़िल्म के। जब मैं सिद्धांत चतुर्वेदी भाई के पास झुक के बोलता हूँ कि भूल गया क्या हुआ था, मुझे लगा वाह यार बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस लग रहा है, भारी लग रहा हूँ फ़िल्म में। बट वो दैट्स क्रेडिट गोज़ टू मिस शाज़िया इकबाल, राहुल भाई, मिस्टर करण जौहर, सोमेन मिश्रा, प्रगति देशमुख, क्लाउड 9 की, क्योंकि ये लोग कमाल लोग हैं। ये नहीं बैक करते फ़िल्म, ये नहीं निकालते तो बहुत मुश्किल था। ये फ़िल्म का आना बहुत मुश्किल था, पता ही है विवादों में थोड़ा था। तो गुल्लक का लकी हो गया, या घर वापसी का संजू हो गया, या पंचायत में सचिव जी के भाई आदित्य हो गए, या रॉनी हो गया। कितने अलग कैरेक्टर हैं, आपको भी दिखते होंगे ना, कितने अलग लेयर हैं। वेरी ग्रेटफुल, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इस तरह के किरदार है कि सेम नहीं है। बहुत ड्रास्टिक चेंज है। आप लक्की और रॉनी को खड़ा करिए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप अगर इवन खुदा हाफिज़ का जो कैरेक्टर है हारिस अंसारी को खड़ा करिए और रॉनी को खड़ा करिए, वो भी बहुत डिफरेंस है। लड़ वो भी रहा है, बट हारिस के अंदर एक चीज़ रहती है कि वो अच्छाई के लिए लड़ रहा है। वो विद्युत भाई के वजह से वो और चीज़ों, यहाँ तो ये कट्टर एक्सट्रीमिस्ट कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला है, सीखने को भी मिला है। मैं और ज़्यादा इमोशनल हुआ है किरदार करके। मुझे लगा कि इस तरह के किरदार जो लोगों के साथ बुरा करते हैं, वो कितनी हद तक बुरे हो सकते हैं, और जिनके ऊपर बुरा पड़ रहा है वो क्या महसूस करते होंगे। तो मैंने महसूस किया ये। अगर एक लफ्ज़ में आपसे पूछना चाहें कि क्या आप एक वजह ऐसी बता सकते हैं कि लोगों को धड़क 2 देखनी ही चाहिए? फील, और फील, एक ही शब्द में फील मैंने बोला। और दूसरा मैं इसका लंबा अनुवाद थोड़ा सा ये करूँगा कि आपके अंदर अगर इंसानियत ज़िंदा है और कहीं हल्की सी भी दबी हुई है आज के टाइम पे, तो धड़क 2 आपके अंदर की जो इंसानियत है वो बाहर लाएगी। आपके आँसुओं से, आपकी आँखों से ना पानी निकाल देगी। आँसू आँसू निकलेंगे आपके, और
टिपिकल आंसू नहीं निकलेंगे जो मैं कह रहा हूँ। अगर आप जज करके नहीं जाएंगे, अगर आप यही सोच के जाएंगे कि ये तो फिल्म नहीं देखनी है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कहेंगे चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर आपने फिल्म देख ली तो आप इंटरवल के बाद फिल्म छोड़ नहीं पाएंगे, पूरी देखेंगे। और आप फिल्म जब देखने आएंगे तो देख के निकलेंगे बाहर, तो आपके अंदर एक बदलाव होगा। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, आपको महसूस होगा कि क्या चल रहा है वैसा। अभी आपने जाति की बात करी तो एक लास्ट क्वेश्चन है, मूवी से रिलेटेड ही है आपकी धड़क टू, कि ये जात सिस्टम है जिसपे ये मूवी बनाई गई है बेसिकली, तो इसमें कितना बिलीफ है आपका, और आपको क्या लगता है कि ये चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अभी देखिए, इट्स नॉट अबाउट द कास्ट ओनली, इट्स अबाउट हायरार्की, इट्स अबाउट अपर लोअर क्लास, इट्स अबाउट सोशल हायरार्की जो सोशल आप बता रहे हायरार्की। अभी जी मतलब वो भी है ना कि पापा ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, आप अपने जूनियर को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो आपके नौकर ही हैं। आपको नहीं बोल रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अपने आपके पास एक्सयूवी है और फिर आप ऑल्टो वाले को ऐसे जज कर रहे हैं जैसे वो तो बेवकूफ़ है। किसी की गाड़ी से, किसी की पोजीशन से, किसी के अकाउंट में कितने पैसे हैं उससे डिसाइड नहीं होता है। अभी तो मैं फिल्म कर रहा हूँ, ये फिल्म आई है, थिएटर में लगी, सब तारीफ कर रहे हैं। मेरे अकाउंट में थोड़ी ना 1 करोड़ रुपए हैं, ये 50 लाख रुपए हैं। मेरे अकाउंट में नॉर्मल जितने लोगों में होते हैं उतनी थोड़े बहुत होंगे, उतने कुछ नहीं है कि मैं बहुत अरबपति हो गया हूँ। बट लोग, अब लोग जिस तरह सम्मान दे रहे हैं, इतना किसी अरबपति को नहीं देंगे जितना प्यार दिया मुझे खैराबाद सीतापुर की जनता ने। तो मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि यार आप ऐसे ही लोगों को करिए ना, लोगों के बिहेवियर से करिए, लोगों के कैसी, लोगों की मानसिकता है या किस तरह का उनका बिहेवियर है, कितना वो प्यार दे रहा है, उससे जज करिए। आपसे किसी ने गलत कर दिया तो आपने तुरंत उसकी जाति पे चले गए, अरे ये लोग तो ऐसे होते हैं। आपने कुछ कर दिया, अरे तो ऐसे ऐसे होते हैं, ये लोग तो ऐसे होते हैं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम फिर पढ़ो उनके बारे में, सिंपल है, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि अभी 2 दिन पहले की खबर है सर, कहीं की बिहार की या कहीं की खबर है, मुझे याद नहीं उस जगह, कि एक दामाद ससुर ने जाके कुछ मारपीट कर दी, वो कास्ट वाले के लिए। और अगर आप देखें कास्ट, तो हम किसी भी रिलीजन की बात करें, सब में कहीं ना कहीं अमूमन है। तो कास्टिज्म तो है। और मैंने मतलब, मैं ऐसे बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैंने देखा है, मतलब मुझे मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत सटल हुआ है। मैंने मारपीट नहीं देखी है, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस हुआ है सटैलिटी के साथ कि नहीं ये हुए। मुझे सिंपल लगता है कि इंसान अच्छा है, जो मेरा बिलीफ सिस्टम है। इंसान, मेरे सारे हर तरह के दोस्त हैं, हर कम्युनिटी के दोस्त हैं, और इतने गहरे दोस्त हैं कि मेरे ख्याल से दोस्तों में सब ऐसे हमेशा से रहे हैं, हमेशा से दोस्ती रहे देख हैं, के नहीं हमेशा होती। से रहे हैं। और आपने कितना भी लोगों को कितना भी चीज़ें वो हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए चीज़ों से, सोशल मीडिया बहुत अच्छा है लेकिन सेम टाइम बहुत ख़राब भी है। आप उसको कैसे टैकल करते हैं? गाड़ी आपके हाथ में है, आप 200 चलाते हैं या आप 80 चलाते हैं, तो वो आपके हाथ में वही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग एजुकेट हों, लोग पढ़ें, चीज़ें जानें। और जब पैंडेमिक आया था तो लोग सब भूल गए थे, जात पात धर्म भूले गए थे ना सब। अब जब मौत पे आती है तो सब भूल जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सब बहुत अच्छे हैं ना, जो भी कट्टर भी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं अंदर से। बट ऊपर की एक लेयरिंग है, उसको लेयरिंग को धीरे धीरे हटाओ, इंसान बढ़िया बनो, जेन्युइन बनो, सिंपल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि खैराबाद या छोटी जगह से पहुंचने वाले कोई भी लड़के लड़कियां जो मुंबई जैसे शहर में पहुंचती हैं अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, उनके लिए अगर एक मैसेज देना चाहें तो क्या देना चाहें? छोटा मत बोला करी, खराब है तो गुस्सा आ जाता है मुझे, तो मजाक कर रहा हूँ। नहीं तो मैं सिंपल सा मैसेज देना चाहूंगा कि यू गाइज आर वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट, वेरी ग्रेटफुल। यू गाइज मीन, आई एम ऑल्सो वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट, लाइक व्हेन वी born and brought up in खैराबाद, लाइक इट्स अ स्मॉल टाउन एज व्हाट सर सेड। बट आप ये देखिए कि हमारे पास, आप यहाँ बैठ के अपना काम अनुराग कश्यप को दिखा सकते हैं, आप यहाँ बैठ के अपना काम पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। कितने खुशकिस्मत है। जो मेरे अब्बा की पीढ़ी, अगर वो हीरो बनना चाहती तो बहुत मुश्किल होता यहाँ से जाना वहाँ रुकना। क्योंकि पंकज त्रिपाठी जी, मैं मिला हूँ, मेरे अब्बू को मैंने मिलवाया है। इस इंटरव्यू के साथ अब्बू की क्लिप लगा दीजिएगा पंकज त्रिपाठी वाली, एडिट पे, अच्छी लगेगी वो। तो पंकज त्रिपाठी से अब्बू, मेरे मेरे भाई छोटे समत, इनको मेरी मुलाकात मैंने कराई थी। तो पंकज जी वही बात कर रहे थे कि लकी हो यार तुम लोग, क्योंकि हमने जब शुरू किया था, हम हीरो बहुत, हमको बहुत लेट मिलना शुरू हुआ है। सोचिए ना, मैं 28-29 साल का हूँ और मैं धर्मा की फिल्म में विलेन हूँ, ऑपोजिट में सिद्धांत चतुर्वेदी, तृप्ति, ये लोग बड़े स्टार हैं इंडिया के, बड़ा सब नाम है, जानते हैं दोनों इनको। बड़े नाम। सो हम भी बहुत, मैं खुशकिस्मत हूँ इस मामले में। और ये सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा हाथ है, फेसबुक का बहुत बड़ा हाथ है। इस पे आप कंटेंट, तो आप जो लोग जो भी करना चाहते हैं आर्ट और क्राफ्ट में, सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि पैसे और फेम, इनको क्रॉस करके डब्बे में डाल के फेंक दीजिए। पैसे और फेम जहाँ सोचेंगे, चीजें वर्कआउट नहीं होंगी। 4 बार बनाएंगे, पैसे नहीं आएंगे, बंद कर देंगे। आप अपने आप से पूछिए, हो सकता हो आपका जुनून इसमें हो सकता हो पायलट जहाज चलाने में हो सकता हो गाड़ी चलाने में, हो सकता हो खाना बनाने में हो। जिसमें आपको मजा आता है वही करिए, क्योंकि अगर जिसमें आपको मजा आ गया ना, फिर उसमें संघर्ष नहीं है। मजा आ गया तो संघर्ष नहीं है, सिंपल। साद, हमने अल्लामा इकबाल के शेर से शुरुआत की थी और उसी से हम ख़त्म करना चाहेंगे
कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो इस मूवी के लिए और आने वाली तमाम मूवी के लिए और आपके पूरे करियर के लिए द नेशन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद एडवांस में, और उम्मीद है ये सिलसिला यूं ही चलता रहे और आप तरक्की की नई ऊंचाइयां छूते रहें। बहुत शुक्रिया। ये थे साद बिलग्रामी साहब, जिन्होंने बहुत कीमती वक्त दिया द नेशन स्टोरी को। देखते रहिए द नेशन स्टोरी, आपको और नई नई खबरों के साथ हम रूबरू कराते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।